नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल सिविल स्क्वाड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक के ऊपर चर्चा किए थे, परंतु आज इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि घर्षण क्या है। घर्षण को अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहते हैं। घर्षण किसी भी गतिशील वस्तु की गति में विरोध उत्पन्न करने वाले कारक को घर्षण कहते हैं। तो घर्षण बल, चलिए हम जानते हैं कि घर्षण बल की परिभाषा क्या होती है। घर्षण बल की परिभाषा होती है कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसकी गति में विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसकी गति में विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो बल होता है सर्पी घर्षण और दूसरा होता है लोटनिक घर्षण। पहला सर्पी घर्षण, दूसरा लोटनिक घर्षण। तो हम पहले सर्पी घर्षण पर चर्चा करेंगे। सर्पी घर्षण क्या है? सर्पी घर्षण जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरक कर चलती है तो उसकी गति में विरोध करने वाले बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरक कर चलती है तो उसकी गति में विरोध करने वाले बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए आप कि ये दो पिंड हैं। ये एक पिंड है जो किसी भी सतह पर सरक कर चल रहा है। मान लीजिए फर्श पर आपने 10 किलोग्राम का एक वजन 10 किलो भार का कोई भी वस्तु रखे हैं और उसको आप एक तरफ से ढकेलते हैं और वो सरक कर दूसरी तरफ जाती है, तो उसकी गति में विरोध करने वाले बल को हम सर्पी घर्षण कहते हैं। और दूसरा आता है लोटनिक घर्षण। दूसरा क्या आता है? लोटनिक घर्षण। तो लोटनिक घर्षण क्या है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़क कर चलती है तो उसकी गति में विरोध करने वाले बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़क कर चलती है तो उसकी गति में विरोध करने वाले बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो लोटनिक घर्षण क्या है कि इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे किसी भी फर्श पर हम किसी भी भार का एक पिंड रख दें, एक गोलाकार पिंड रख दें और उसे हम फर्श पर लुढ़का दें या किसी भी सतह पर लुढ़का दें, तो उस लुढ़कते समय उसकी गति में जो भी बल विरोध उत्पन्न करेगा उसे हम लोटनिक घर्षण कहेंगे। तो इसके बाद आता है घर्षण बल की व्याख्या कैसे हम करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं घर्षण बल की व्याख्या हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम चित्र बनाएंगे। जैसे जैसे चित्र बनाएंगे वैसे वैसे आप बना लीजिएगा चित्र। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं चित्र बनाना। ये सतह है, ये यम द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, इसमें यम द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है और ये आर है और ये इसका भार mg है। आप इसको चित्र संख्या 1 करके निरूपित कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद दूसरा चित्र बनाएंगे। आप ये चित्र बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा चित्र बनाते हैं हम। दूसरा चित्र जैसे बनेगा दूसरा भी चित्र इसी प्रकार बनेगा। देखिए दूसरा चित्र हम बना रहे हैं। ये यम द्रव्यमान का पिंड है, ये आर हो गया, ये भार इसका mg नीचे की तरफ रहेगा और हम एक आर ऐसे खींचते हैं। इसके बाद इसको हम P मानते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं और ये कोण हम थीटा यस मानते हैं, थीटा यस।
ये कोण हम थीटा एस मानते हैं। और यहाँ पर बल लगेगा एफ के, घर्षण बल लगेगा एफ के, यहीं पर बल लगेगा घर्षण बल एफ के। तो आप ये चित्र भी बना लीजिएगा। इस चित्र को चित्र संख्या 2 का नाम दीजिएगा। उसके बाद आप लिखेंगे कि माना एक मेज के क्षैतिज तल पर एक गुटका विरामावस्था में रखा है। पहले चित्र में ध्यान दीजिएगा कि माना एक मेज के क्षैतिज तल पर एक गुटका विरामावस्था में रखा है, जैसे कि चित्र 1 में है। माना एक मेज के क्षैतिज तल पर एक गुटका विरामावस्था में रखा है, तो गुटके पर 2 बल कार्य करते हैं। गुटके पर 2 बल कार्य करते हैं। पहला क्या होगा कि गुटके का भार mg, गुटके का भार mg उसके गुरुत्व केंद्र के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, गुरुत्व केंद्र के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया बल P, तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ तथा इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरती है। तो इसका हो जाएगा P बराबर mg, P बराबर mg, ये एक फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि दूसरा होगा कि यदि गुटके पर एक लघु क्षैतिज बल F बाईं ओर से दाईं ओर को लगाए, तो यदि गुटके पर एक लघु क्षैतिज बल F बाईं ओर से दाईं ओर को लगाएं तो गुटके का चलना प्रारंभ नहीं करता, जैसा कि चित्र 2 में है। परंतु अभिलंब प्रतिक्रिया P बाईं ओर को इतना झुका जाता है कि P, mg व R एक बंद त्रिभुज बन जाता है। P, mg व R एक बंद त्रिभुज बन जाता है। इस स्थिति में गुटका संतुलन में होगा। तो P को 2 घटकों में बांटने पर एक घटक हो जाएगा, एक ये 2 घटकों में बांटने पर संपर्क तलों के समांतर प्राप्त घटक को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। प्राप्त सतह पर स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसे Fs से निरूपित करते हैं। स्थैतिक घर्षण बल Fs से निरूपित करते हैं। संपर्क तलों के लंबवत घटक को अभिलंब प्रतिक्रिया R कहते हैं। यह गुटके के भार mg को संतुलित करता है। ये हो गया घर्षण बल का व्याख्या। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सीमांत घर्षण क्या है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में सीमांत घर्षण या गतिक घर्षण पूछा जाता है, या एक और क्वेश्चन बनता है कि घर्षण कोण इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सीमांत घर्षण की चर्चा करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि स्थैतिक घर्षण बल। सीमांत घर्षण क्या है? स्थैतिक घर्षण बल Fs, स्थैतिक घर्षण बल Fs के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल Fs के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो सीमांत घर्षण बल के नियम है। सीमांत घर्षण बल के 3 नियम है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण क्या है कि स्थैतिक घर्षण Fs के अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। इसके 3 नियम हैं। पहला नियम आता है कि सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का परिणाम संपर्क तलों के प्रतिक्रिया। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों के प्रकृति तथा उनके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण बल का परिणाम संपर्क तल की प्रकृति कि संपर्क तल कैसा है तथा उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। यह तलों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो सीमांत घर्षण बल का पहला नियम क्या है कि सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का परिणाम संपर्क तलों की प्रकृति तथा उनके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। यह तलों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। और इसका दूसरा नियम जो है
दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी दिए गए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय होता है। किसी दिए गए तलों के घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय होता है तथा इसकी दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है। तो दूसरा नियम क्या है कि किसी दिए गए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय होता है, वो संपर्क तलों से स्पर्श रेखीय होता है तथा इसकी दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है। तो ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का दूसरा नियम है कि किसी दिए गए तलों के घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय होता है तथा इसकी दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है। और इसका तीसरा नियम जो होता है, तीसरा नियम इम्पॉर्टेंट है। तीसरा नियम आप जान लीजिए, इसमें न्यूमेरिकल भी आधारित है तीसरे नियम से, कि दिए हुए तलों के लिए सीमांत स्थैतिक घर्षण बल Fs, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, सीमांत घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी दिए हुए तलों के लिए सीमांत स्थैतिक घर्षण बल Fs उसके अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Fs प्रोपोर्शनल R। तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर हम लिखते हैं, म्यू एस इंटू आर। इस जो फार्मूले पर न्यूमेरिकल आता है ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि म्यू एस क्या है, कि जहाँ म्यू एस एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, तो हम म्यू एस क्या है, म्यू एस एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू एस एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो पूछता है कि म्यू एस क्या है, तो आप बताएंगे म्यू एस एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इसके बाद अगला आता है कि गतिक घर्षण। तो सीमांत घर्षण के 3 नियम हैं। पहला नियम है कि सीमांत घर्षण बल का परिणाम संपर्क तलों की प्रकृति तथा उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है, यह उसके आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। दूसरा नियम क्या है, दिए गए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय होता है तथा इसकी दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिससे गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है। तीसरा क्या है कि स्थैतिक घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Fs प्रोपोर्शनल R, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाएंगे जिसे म्यू एस कहेंगे। Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, जहाँ म्यू एस एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। अगला टॉपिक आता है कि गतिक घर्षण। तो गतिक घर्षण क्या है, तो हम आगे चलते हैं कि गतिक घर्षण किसे कहते हैं। गतिक घर्षण जानते हैं कि गति के दौरान संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। गति के दौरान संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल को Fk से निरूपित करते हैं। तो गति के दौरान लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण को Fk से निरूपित करते हैं और Fk का मान Fs से कम होता है। तो Fk का मान Fs से कम होता है, ये जान लीजिए कि Fk का मान Fs से कम होता है। ठीक है, आप Fk इसलिए साथ लिख दें Fs। तो आप Fk के रूप में म्यू के Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर
एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, जहाँ म्यू के एक नियतांक है जिसे गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। तो एफ एस स्थैतिक घर्षण गुणांक, म्यू के गतिक घर्षण गुणांक, म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक, म्यू के गतिक घर्षण गुणांक। तो ये हो गया गतिक घर्षण। अगला टॉपिक आता है घर्षण कोण। तो घर्षण कोण को हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, परंतु यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको संपूर्ण सिलेबस को कवर कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।